हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के। आइए क्विकली डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा महा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के ऊपर यहाँ पर फोकस रखा गया है, जीएस, सीसैट एज वेल एज मेंटरशिप। तो जीएस और सीसैट की 2 लाइव क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं। जीएस की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, सीसैट की भी शुरुआत हो जाएंगी नए साल में। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्टिंग के लिए आपको सीसैट की आपको प्रैक्टिस शीट्स वहां पर दी जाएंगी। उसके अलावा जितना भी जीएस का कंटेंट है लाइव क्लासेस में आपको पीडीएफ की फॉर्म्स में प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्टिंग के लिए आपको एफएलटीज का एक्सेस भी यहाँ पर दिया रहा है। एंड मेंटरशिप बीइंग द क्रूशियल पार्ट की फैकल्टी से भी आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल यहाँ पर गोल्ड रिजर्व्स ऑफ आरबीआई से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। पहले में करें कि आरबीआई मेंटेन करता है लार्जर पोर्शन ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व्स इन द फॉरेन डिपॉजिटरीज। क्या अगर आपको पता है कौन सी 2 फॉरेन डिपॉजिटरीज है तो काफी हद तक आप समझ चुके होंगे किस चीज के बारे में बात की जा रही है। सेकंड में कह रहे हैं कि अगर आरबीआई गोल्ड बाहर स्टोर कर रहा है तो वो उन्हें अलाउ करता है कि वो इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सके। एंड थर्ड कि आरबीआई इस गोल्ड को यूज कर सकता है यदि वो अपने बैंक नोट्स जो कि उसके द्वारा इशू किए जा रहे हैं उसको बैकिंग देनी है। तो 3 स्टेटमेंट से बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है द लार्जर पोर्शन ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व्स, जो कि आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स यहां पर मेंटेन करता है, तो वो फॉरेन डिपॉजिटरीज माने कि जो बीआईएस और बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट्स हैं वहां पर स्टोर कर रहे हैं। तो पहला ऐसे था 2024 में हमारे द्वारा इस प्रकार से थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर किए गए एंड जो बाहर इस प्रकार का हमारा गोल्ड अवेलेबल था उसको डोमेस्टिक वॉल्ट्स में शिफ्ट किया गया। बट दैट डज नॉट मीन कि बाहर की जो डिपॉजिटरीज में हमारा गोल्ड है वो है ही नहीं, बिल्कुल वहां पर प्रेजेंट है, अभी भी है, राइट। बट सम ऑफ इट, अब मेजर चंक ऑफ इट, उसको हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया है टुवर्ड्स आवर डोमेस्टिक वॉल्ट्स, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वॉल्ट्स में जो हमारी यहां पर अगर हम बात करें कि पोर्शन की बात करें कितने हमारे गोल्ड रिजर्व्स में से डोमेस्टिक वॉल्ट्स में, तो डोमेस्टिक वॉल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पहली स्टेटमेंट तो भैया यहां पर इनकरेक्ट हो गई। सेकंड में कह रहे हैं कि ये भैया जो गोल्ड हम बाहर स्टोर कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर हमें बाइंग और सेलिंग करनी है यहाँ पर गोल्ड की, इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो जो हमारे ओवरसीज के वॉल्ट्स हैं ये हेल्प करते हैं हमें उस तरीके से। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट हुई। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया आरबीआई यहां पर उस गोल्ड को यूज करता है अपने जो बैंक नोट्स है जो कि उनके द्वारा इशू किए जा रहे हैं उनको बैकिंग देने के लिए। तो हमने ये समझा है हमारे फाउंडेशन लेक्चर्स में भी कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 कि जो भी बैंक नोट्स यहां पर इशू किए जाएंगे उनको सर्टेन एसेट्स की बैकिंग दी जाएगी। तो आरबीआई के लिए एसेट्स क्या है, ये गोल्ड है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या और भी कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो वो उनके लिए एसेट्स हैं। तो बिल्कुल इन गोल्ड को भी यहां पर यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो ये 3 स्टेटमेंट में से सेकंड और थर्ड करेक्ट है, जिसके बेसिस पर सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो यही इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी प्रोवाइड की गई है। एज ऑफ सितंबर 2024 850 मीट्रिक टन के अराउंड हमारा गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से मोर देन 500 मीट्रिक टन डोमेस्टिकली स्टोर किए जा रहे हैं, कुछ आपके अभी भी बाहर है और कुछ हमारे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं। ऑलराइट, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, प्लीज अपने नोट्स में से कंपाइल कर लीजिएगा। एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि फॉरेक्स में अगर गोल्ड है तो आउट ऑफ ऑल द फॉरेक्स कंपोनेंट्स गोल्ड की वेटेज कितनी है, राइट, या गोल्ड कौन सा रैंक पर आता है, राइट। ये सिंपल सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा इसका आंसर। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। एफडीआई इनफ्लो से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो आपको यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कंसिस्टेंट इंक्रीज है एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज में इन इंडिया सिंस फाइनेंशियल ईयर 2021। अब देखो ना, ट्रेंड बेस्ड जो सवाल थे कहीं ना कहीं यूपीएससी ने भी थोड़े बंद कर दिए बिकॉज पेंडेमिक की वजह से सभी इंडिकेटर्स में आपका अप एंड डाउन देखने को मिला है, राइट। बट अब थोड़ा समय हो चुका भैया पेंडेमिक को भी, तो पेंडेमिक के बाद के सालों से क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो भी हमें असेस करना आवश्यक है, राइट। तो उसी बेसिस पर पहली स्टेटमेंट कह रही है कि कंसिस्टेंट इंक्रीज इन एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज है इंडिया में सिंस फाइनेंशियल ईयर 2021 का। सेकंड में कह रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 माने 23-24 की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज हमें मॉरिशस से देखने को मिले हैं। एंड थर्ड बिंग कि महाराष्ट्र भैया एक ऐसा स्टेट है जिसने हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज यहां पर रिसीव किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट, 3 स्टेटमेंट से बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं वो बताना है। देखिए तो काफी हद तक हमें लगता है कि पेंडेमिक के बाद से चीजें सही हो चुकी हैं, पैरामीटर्स में जितने भी इंडिकेटर्स हैं सभी में हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड वहां पर देखने को मिला है, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट फिस्कल डेफिसिट तो हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड पेंडेमिक के बाद देखने को मिला है, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज तो हमें यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना है। 2022 में रशिया यूक्रेन के मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस प्रकार के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हुए उसकी वजह से ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स द्वारा वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, आरबीआई ने भी बढ़ाए,
राइट, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट भी हमें देखने को मिला एंड इन्वेस्टमेंट्स में भी यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। फॉर फाइनेंशियल 2023-24 हाईएस्ट जो हमारा एफडी इक्विटी इनफ्लोज है वो मॉरिशस देखने को मिले एंड सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आते हुए देखने को मिले हैं। ऑलराइट, जिसके बेसिस पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट होने के वजह से हमारी बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। वही कहानी आपको यहां पर भी बताई गई है, राइट, किस प्रकार से यहां पर ट्रेंड में चेंजेस आए हैं। तो 2022 में हमें फिर मेजर कॉन्ट्रैक्शन यहां पर विटनेस हुई है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के डेटा सेट्स यहां पर क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एफडी इक्विटी इनफ्लोज, तो वो भी आपको यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। कौन कौन सेक्टर्स में कितना पैसा आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो भी आपको यहां पर मेंशन कर दिया गया है। एक बेसिक्स आइडिया रखने के लिए अगर सवाल उस तरीके से आ जाए तो आपके पास वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल रहे। चलिए अगला सवाल यहां पर रिवर्स करेंसी वॉर से रिलेटेड है। ये टर्म हमने पहले भी डिस्कस की है, राइट। करेंसी वॉर तो आपने सुना होगा, ये रिवर्स करेंसी वॉर क्या, इसका तो हमने बल्कि फ्यू मिनट सीरीज भी बहुत पहले एक डिस्कस किया था। तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सॉरी 3 दी गई है, फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। बताइए कि कौन सी कैसी स्टेटमेंट है जो कि इस पर्टिकुलर टर्म को एग्जैक्टली यहां पर डिफाइन करती है, बेस्ट तरीके से डिफाइन करती है। पहले में कह रहे हैं एक स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग डिलिबरेट करेंसी डिवैल्यूएशन बाय द कंट्रीज ताकि अपनी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट कर सकें। सेकंड कह रहे हैं सिनेरियो जहां पर सेंट्रल बैंक्स इंटेंशनली इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज ताकि अपनी करेंसीज की वैल्यू यहां पर इंक्रीज की जा सके। एंड थर्ड कंडीशन वेयर कंट्री फेसेस फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस व्हाइल कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस इन द फॉरेन करेंसीज। तो क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यहां पर डिफाइन करती है? देखिए करेंसी वॉर में बेसिकली हम क्या कहते हैं, बार बार चाइना का नाम यहां पर सामने आता है कि भैया चाइना द्वारा कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट तरीके की बाइंग की जाती है डॉलर्स की, जिसकी वजह से उनके जो खुद की करेंसी है युआन उसकी वैल्यू वहां पर कम होती हुई देखने को मिलती है ताकि उनके एक्सपोर्ट्स को यहां पर बेनिफिट मिले एंड मोर ओवर उनकी जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहां पर इंक्रीज हो। तो पहली स्टेटमेंट तो भैया करेंसी वॉर को रिप्रेजेंट करती है। बट रिवर्स करेंसी वॉर में क्या होगी कि यहां पर अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है बाय सर्टेन सेंट्रल बैंक्स, उनके द्वारा ऐसी पॉलिसीज वहां पर इंप्लीमेंट की जाती हैं, उसे हम कहते हैं रिवर्स करेंसी वॉर। तो इसी की वजह से हमारा यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, कि बी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इट पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट्स अ सिनेरियो जहां पर सेंट्रल बैंक्स और ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाएंगी ताकि अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकें। ऑलराइट, अब बेसिकली यहां पर क्या चैलेंज देखने को मिलता है हमें? चैलेंज ये है कि भैया करेंसी वॉर क्या चीज है वो तो हम चलो समझ गए। रिवर्स करेंसी वॉर एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर कंट्रीज या फिर उनके सेंट्रल बैंक्स ऐसी पॉलिसीज यहां पर अडॉप्ट करेंगे ताकि उनकी करेंसी स्ट्रेंथन हो rather than डिवैल्यूइंग देम। अब ये क्यों किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव यहां पर ये है कि पहली बात अपनी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है उसको यहां पर इंक्रीज करना है। अब जनरली ऐसा जो प्रोसेस है, ऐसा जो पर्टिकुलर फिनोमिना है, ये वही कंट्रीज या वही इकोनॉमीज कर सकती हैं जिनको ऑलरेडी अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि चलो कुछ भी हो हमारी करेंसी में उतार चढ़ाव है, हमसे बेहतर प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता, हमारा तो यहां पर ग्रोथ होगा ही होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर जो एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है कि जब भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से करेंसी की परचेजिंग पावर गिरती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी यहां पर डगमगा जाता है। तो उस इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को दोबारा वापस लाने के लिए करेंसी को स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। तो इस कारणवश भी इस प्रकार का रिवर्स करेंसी वॉर देखने को मिलता है। ऑलराइट, चलिए तो ये बेसिक सी कहानी है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब ये पर्टिकुलर सिनेरियो हमें कब देखने को मिला, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसके बाद सभी सेंट्रल बैंक्स द्वारा यहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, उस प्रकार की पॉलिसीज यहां पर फॉलो की गई ताकि वो अपनी करेंसी की डेप्रिसिएशन को अवॉइड कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपी यहां पर डेप्रिशिएट हुआ है, यूरो, येन, युआन सभी करेंसीज में हमें यहां पर डेप्रिसिएशन देखने को मिली है बिकॉज डॉलर वहां पर स्ट्रांग हो रहा था। ऑलराइट, तो वहां पर सेंट्रल बैंक्स वैसी पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे ताकि वो अपनी करेंसी को थोड़ा स्ट्रांग कर सकें। इतने अंडर प्रेशर में आएगी तो भैया इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी यहां पर डगमगाएगा एंड कहीं ना कहीं जो डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिलती है उसको भी हम यहां पर हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपका रिवर्स करेंसी वॉर का। अगला सवाल यहां पर बहुत सिंपल सा सवाल है नेशनल इनकम का, कि इनमें से कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड नहीं की जाएंगी, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पहले में कह रहे हैं हाउस होल्ड वर्क, सेकंड में कह रहे हैं इंडियन एयरलाइंस जो कि ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम दुबई टू लंदन, थर्ड में कह रहे हैं फिशिंग वेसल जो कि ऑपरेट की जा रही है बाय द इंडियन रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ अनदर कंट्रीज जुरिसडिक्शन, थर्ड में कह रहे हैं जो पेंशन यहां पर सरकार द्वारा दी जाती हैं, एंड फिफ्थ में कह रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स एज वेल एज बॉन्ड्स। तो कौन सी ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि इंक्लूड नहीं की जाएंगी? राइट, तो हाउ मेनी ऑफ देम, कितनी बतानी है तो थोड़ा सोचिए। हाउस होल्ड वर्क के बारे में बात करें तो भैया
नॉन मार्केट आपकी एक्टिविटी है, राइट, कोई यहाँ पर कॉम्पनसेशन इस चीज के लिए नहीं दी जाती, तो डेफिनेटली ऐड नहीं किया जाएगा। इंडियन एयरलाइंस अगर आपकी ट्रैवल कर रही है दुबई से लंदन, तो मतलब इंडियन रेजिडेंट द्वारा वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी में वो ऐड की जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन, राइट। इंडियन रेजिडेंट द्वारा ऑपरेट की जाती है तो डेफिनेटली उसे हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लॉइटिंग सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपके फिशिंग के माध्यम से यहां पर किया जाता है, राइट, तो अगर हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जाके इंडियन वेसल्स ऑपरेट कर रही हैं, वहां से फिशिंग कर रही हैं, तो भैया वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं है, हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं है, तो उस केस में वो हमारी जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं की जाएंगी, राइट। उसके अलावा पेंशन जो आपकी पे की जाती है सरकार द्वारा, तो बेसिकली एक तरीके की ट्रांसफर पेमेंट्स यहां पर कहलाई जाती हैं, और हम अपनी क्लासेस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्रकार की ट्रांसफर पेमेंट्स हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, तो भैया अगेन इसमें भी कोई आपकी इस प्रकार की प्रोडक्शन नहीं हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट, इट्स सिंपली एक आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहां पर हो रही है, तो इन्हें भी हम इंक्लूड इसमें नहीं करते हैं। तो बेसिकली यहां पर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट इंक्लूडेड, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी यहां पर अप्रोक्सीमेटली क्या बल्कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट मींस 4 एक्टिविटीज यहां पर इंक्लूड नहीं की जाएंगी, जिसके बेसिस पर सी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। और वही कहानी आपको एक्सप्लेनेशन में भी यहां पर दी गई है। आई एम एडवाइजिंग इट अगेन, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भैया ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स हैं इनको नजरअंदाज नहीं करना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है उसको अपने नोट्स में जरूर ऐड करना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल यहाँ पर बहुत सिंपल सा सवाल है, स्टेट्स की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पहली स्टेट में कह रहे हैं जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं, दे हैव इमर्ज्ड एज टॉप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सिंस लिबरलाइजेशन इन 1991। सेकंड कह रहे हैं कि तेलंगाना का जो पर कैपिटा इनकम है इट एक्सीड्स द नेशनल एवरेज बाय ओवर 50%। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ऑलराइट, कि क्या पहली दोनों स्टेटमेंट या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, इनकरेक्ट है, जो भी आपको लगता है थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो रिसेंटली ना एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, उसी में ही बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे यहां पर निकाले गए थे, राइट, और उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ कुछ देखने को मिलता कि भैया किस प्रकार की रिलेटिव परफॉर्मेंस रही है ऑफ इंडियन स्टेट्स, है ना, किस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। ऑलराइट, तो आरबीआई नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, जो आपका इकोनॉमिक एडवाइजर है, राइट, टू द पीएम, उनके द्वारा यहां पर रिपोर्ट यहां पर निकाली गई थी। ऑलराइट, तो बेसिकली उस रिपोर्ट में यही पाया गया कि जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं डेफिनेटली ये मर्ज हुए एज अ टॉप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बिकॉज आफ्टर लिबरलाइजेशन व्हाट हैपेंड इन आवर इकोनॉमी, कि हमें उस प्रकार का ओपननेस यहां पर देखने को मिला, ट्रेड बढ़ता हुआ देखने को मिला, एंड सिंस हमारी जो कोस्टल लाइन है, राइट, वो ऑफर करती है इस प्रकार के शिपिंग नेटवर्क्स, उस प्रकार का ट्रेड का एक बहुत मेजर कंपोनेंट, इसी वजह से इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमने देखा, सदर्न स्टेट्स में हमने देखा कि भैया एज अ टॉप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ये यहां पर रेस करे हैं, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू सदर्न स्टेट्स की अगर बात करें वैसे ही, तो तेलंगाना जैसे स्टेट्स में तो हमने ये भी देखा कि जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है, राइट, तो एवरेज नेशनल यहां पर नेशनल एवरेज जो यहां पर निकाला जा रहा पर कैपिटा इनकम का, तो तेलंगाना का तो भैया 50% से भी ज्यादा यहां पर था ऑफ द नेशनल एवरेज, उसमें 50% आप ऐड कर दीजिए, उससे ज्यादा यहां पर तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम लेवल्स यहां पर देखने को मिले। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, बट क्या स्टेटमेंट 2 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1? नहीं, स्टेटमेंट 1 का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है, बताना कि भैया किस प्रकार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखने को मिली ऑफ द सदर्न स्टेट्स, कि हाँ आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ द 1991 हमें इस प्रकार का ओपननेस का यहां पर फायदा मिला, इन सदर्न स्टेट्स को यहां पर बेनिफिट सबसे ज्यादा मिला, एंड उस प्रकार से वहां पर इंडस्ट्रीज की स्थापना भी यहां पर बहुत ज्यादा की गई। एंड मोर ओवर अगर हम एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज की बात करें तो भैया वो भी आपके कोस्टल एरियाज में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां से पता है कि भैया आप प्रोडक्ट बना के बाहर इजीली बेच पाओगे, लैंडलॉक्ड स्टेट्स में उतनी ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट भी कम देखने को मिलती है, राइट। बट कहीं ना कहीं कारण क्या है कि उस प्रकार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनके पास वहां पर अवेलेबल है ना, वैसे फेवरेबल रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, राइट। इट्स नॉट कि तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम यहां पर एक्सीड करता है, वो कारण नहीं है, वो एक तरीके का शायद कॉन्सिक्वेंस जरूर है कि सिंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में सदर्न स्टेट्स की टॉप परफॉर्मेंस रही है, तो उसकी वजह से हमें पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज देखने को मिला है ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। सो दैट मींस कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। दैट मींस बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि हम अगर थोड़ा बहुत भी लिंक क्रिएट कर देना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में, हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं स्टेटमेंट ऑप्शन ए पे कि भैया दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एंड उस तरीके से पहली स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2 में छुपा पड़ा है, बट दैट डज नॉट मीन ऐसा हमेशा हो, राइट। अगर लिंक भी है तो समझो कि एग्जैक्टली क्या जो स्टेटमेंट 1 में चीज मेंशन की गई है क्या उसका कॉज स्टेटमेंट 2 है या नहीं, राइट। तो यहां पर तो कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसी वजह से बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो अगेन जो आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है टू द प्राइम मिनिस्टर,
उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई थी, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स, हमारे करंट अफेयर्स में डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया था। एंड उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपके ये सदर्न स्टेट्स हैं आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 एज अ टॉप इकोनॉमिक परफॉर्मर्स यहाँ पर ये मर्ज होते हैं। एंड स्टेट्स लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्लोज टू 30% ऑफ द इंडियाज जीडीपी, राइट। तो ये बेसिक सा पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है सदर्न स्टेट्स की इज द कलेक्टिव आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन, रिफॉर्म, स्ट्रेटेजिक फोकस, ह्यूमन कैपिटल पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना का जो इकोनॉमिक राइज हुआ है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट उसके बियॉन्ड पहले भी बहुत सारे ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स है जिनकी वजह से सदर्न स्टेट्स यहां पर ग्रो किए हैं। ऑलराइट, तो ये थे आज के 5 सवाल। आई होप आपने अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट किए हो। तो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड इसी तरीके से हम रेगुलरली ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।